हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कोड स्तंभ ए के बच्चों की श्रेणियों को स्तंभ बी में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। स्तंभ ए और स्तंभ बी को मिलान करवाना है। मंदबुद्धि बच्चे जो होंगे उनकी बौद्धिक क्षमता में क्या होगी, कमी होगी। तो फर्स्ट में क्या आएगा, बी। सृजनात्मक बच्चे, जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं वो नवीन और मौलिक विचार उत्पन्न करना, तो इसमें आएगा फर्स्ट ए। 3 नंबर, अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं वो पढ़ने लिखने या गणना में कठिनाई होती है उनमें, इसमें ऑप्शन डी। और प्रतिभाशाली बच्चे, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो त्वरित सीखने और समस्या समाधान की क्षमता रखते हैं, इसमें आएगा सी। तो इसका सही जवाब देखते हैं क्या होगा। इसका सही जवाब होगा फर्स्ट में बी, सेकंड में ए, थर्ड में डी और फोर्थ में सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि और शैक्षिक पिछड़ेपन के क्षेत्र में अध्ययन किया और बच्चों के विकास पर पर्यावरण और आनुवंशिकता के प्रभाव पर जोर दिया? तो इसका सही जवाब है सीरियल बर्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, सृजनात्मकता की प्रक्रिया की कौन सी अवस्था में व्यक्ति अचानक अंतर्दृष्टि या आहा अनुभव करता है जिससे समस्या का समाधान स्पष्ट हो जाता है? तैयारी अवस्था, उद्भावन अवस्था, प्रतिदीप्ति अवस्था और सत्यापन। तो इसका सही जवाब होगा प्रतिदीप्ति अवस्था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सृजनात्मकता के मापन के लिए सबसे अधिक उपयोगी किया जाता है और औपचारिक चिंतन पर केंद्रित करता है? तो इसमें ऑप्शन है पेरेंट टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, वेचलर इंटेलिजेंस स्केल, मिनेसोटा मल्टीफेसिस पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, और ऑप्शन नंबर 4 रेवेन मैट्रिक्स टेस्ट। तो इसका सही जवाब होगा टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा बीकेपासी परीक्षण का शाब्दिक परीक्षण नहीं है, यानी इसमें हमारा शाब्दिक परीक्षण नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा चित्र निर्माण परीक्षण, ये इसका शाब्दिक परीक्षण नहीं है। जो वैकल्पिक उपयोग परीक्षण, ये इसका शाब्दिक परीक्षण है। परिणाम परीक्षण और समानता परीक्षण, ये इसका सही जवाब है। तो इसमें नहीं है तो नहीं पूछा, तो वो होगा चित्र परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 6, कथन, इसमें कथन और कारण के आधार पर क्वेश्चन है। कथन, प्रतिभाशाली बालक अक्सर अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में जटिल समस्याओं को तेजी से हल कर सकते हैं। कारण, प्रतिभाशाली बालकों में उच्च बौद्धिक क्षमता और त्वरित सीखने की योग्यता होती है। ऑप्शन ए और कथन और कारण दोनों सत्य है। और जो कथन है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सत्य और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, कथन, प्रतिभाशाली बालक अक्सर गहन और जिज्ञासु प्रश्न पूछते हैं और कारण है उनके पास सीमित शब्दावली और कमजोर संचार कौशल होते हैं। तो इसमें कथन तो सत्य है लेकिन कारण असत्य है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? राम गणित में उत्कृष्ट है जबकि श्याम विज्ञान में बेहतर है, इसका यह सही जवाब नहीं होगा। सोहन एक दिन शांत रहता है लेकिन अगले दिन अत्यधिक उत्साहित हो जाता है। मीना कक्षा में सबसे तेज दौड़ती है जबकि रीना सबसे अच्छी गायिका है। और ऑप्शन नंबर डी, अजय सभी विषयों में समान रूप से अच्छा प्रदर्शन करता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। सोहन एक दिन शांत रहता है लेकिन अगले दिन अत्यधिक उत्साहित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कथन,
अंत्य व्यक्तिगत विभिन्नता एक व्यक्ति के भीतर बदलाव को दर्शाता है, जबकि अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता व्यक्तियों के बीच अंतर को दर्शाता है। तो इसका जो कथन है वो सत्य है। कारण उदाहरण के लिए एक छात्र का गणित में कमजोर लेकिन विज्ञान में मजबूत होना अंत्य व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो ये कारण ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? जीन गुणसूत्र, परिवार और सामाजिक परिवेश, आनुवंशिक योग और शारीरिक संरचना। तो इसका सही जवाब होगा परिवार और सामाजिक परिवेश, ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने हेतु अध्यापक बच्चों की विभिन्न क्षमताओं का अध्ययन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा करता है? ऑप्शन ए बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी संचित अभिलेख पत्र और ऑप्शन सी उपलब्धि परीक्षण। तो इसका तीनों जवाब सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, राहुल अपने सहपाठियों को धमकाता है, उन्हें गाली देता है और स्कूल की दीवारों पर नुकसानदायक चित्र बनाता है। इस प्रकार का व्यवहार बाल अपराध के किस प्रकार के कृत्य के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब होगा आक्रामक प्रवृत्ति। तो ये कौन सी प्रवृत्ति? इसका सही जवाब आक्रामक प्रवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ क्या है? सभी लोग समान होते हैं, व्यक्तियों में जन्मजात और अधिगमित विभिन्नताएं होती है, केवल शारीरिक विभिन्नताएं होती है, या सभी लोग एक ही गति से सीखते हैं? तो इसका सही जवाब होगा व्यक्तियों में जन्मजात अधिगमित विभिन्नताएं होती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का उदाहरण नहीं है? विभिन्न सीखने की शैलियाँ, अलग अलग बौद्धिक स्तर, सभी बच्चों को एक जैसा प्रदर्शन या अलग अलग रुचियाँ और प्रतिभाएं। तो इसका सही जवाब होगा सभी बच्चों का एक जैसा प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी रणनीति सबसे अधिक अच्छी होती है? अनुकूलित पाठ्यक्रम, या धीमी गति से पढ़ाना, केवल रटाना, या उन्हें विशेष शिक्षा कक्षाओं में रखना? तो इसका सही जवाब होगा अनुकूलित पाठ्यक्रम, सबसे अच्छा जवाब यही है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से सबसे कम संबंधित है? उच्च रचनात्मकता और मौलिक विचार, धीमी सीखने की गति और बार बार दोहराने की आवश्यकता, जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता, या गहन जिज्ञासा और प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति? तो इसका सही जवाब होगा धीमे सीखने की गति और बार बार दोहराने की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषता क्या होती है? औसत से कम सीखने की गति, उच्च बौद्धिक क्षमता, केवल व्यवहार संबंधी समस्या, या सामान्य सीखने की गति? तो इसका सही जवाब होगा औसत से कम सीखने की गति, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18, कथन, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे अक्सर स्कूल में शैक्षिक रूप से पीछे रह जाते हैं। तो ये कथन एकदम सही है। कारण उनकी बौद्धिक क्षमता औसत से कम होती है और उन्हें समझने में अधिक समय लगता है। तो कारण भी सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, अमेरिकन मंदबुद्धि संगठन AAIDD के अनुसार मंदबुद्धि बालक के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल है? हल्का, मध्यम, गंभीर और अति गंभीर, केवल हल्का और गंभीर, बौद्धिक, शारीरिक और भावनात्मक, प्राथमिक, मध्य और उच्च? तो इसका सही जवाब होगा हल्का, मध्यम, गंभीर और अति गंभीर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंदबुद्धि बालक और प्रतिभाशाली बालक के बीच अंतर को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? मंदबुद्धि बालक तेजी से सीखते हैं जबकि प्रतिभाशाली बालक धीरे सीखते हैं। मंदबुद्धि बालक की बौद्धिक क्षमता सीमित होती है जबकि प्रतिभाशाली बालक की बौद्धिक क्षमता उच्च होती है। मंदबुद्धि बालक अत्यधिक रचनात्मक होते हैं जबकि प्रतिभाशाली बालक रचनात्मक नहीं होते हैं। मंदबुद्धि बालक जटिल कार्य आसानी से करते हैं जबकि प्रतिभाशाली बालक सरल कार्यों पर ध्यान देते हैं। तो इसका सही जवाब होगा मंदबुद्धि बालक की बौद्धिक क्षमता सीमित होती है जबकि प्रतिभाशाली बालक की बौद्धिक क्षमता उच्च होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। पुरुषों और महिलाओं द्वारा किए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिरोही क्षेत्र के ग्रास या जनजाति द्वारा किया जाता है? तेरताली नृत्य, अग्नि नृत्य, वॉलर नृत्य या बम नृत्य। तो इसका सही जवाब है इसकी क्वेश्चन नंबर 21 में वॉलर नृत्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में रतवाई लोकगीत गाए जाते हैं? रतवाई लोकगीत मेवाड़, मेवाती, रामदी या हाड़ौती। तो इसका सही जवाब होगा मेवाती। क्वेश्चन नंबर 22 में सही जवाब होगा बी, मेवाती क्षेत्र में। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? वॉलर, गवरी, मांदल या घूमर। तो इसमें जो जनजाति नृत्य नहीं है वो है क्वेश्चन नंबर 23 में क्वेश्चन नंबर आंसर डी, घूमर नृत्य। घूमर नृत्य एक जनजाति नृत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, मांदल नृत्य, लूर नृत्य और कूद नृत्य किस जनजाति के नृत्य हैं? भील, ग्रासिया जनजाति, शेरे जनजाति या कंजर जनजाति। तो इसका सही जवाब है ग्रासिया जनजाति। ये ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गुड़ला नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। बम निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? हमें ऐसे कथन को ढूंढना है। तो गुड़ला नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, सत्य है। बम नृत्य अलवर और भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है, भरतपुर का एक प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वॉलर नृत्य शैली को अपने अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया, ये इसका गलत आंसर है। और जसनाती पंथ का अग्नि नृत्य रूप बीकानेर के कतरियासर गांव में उत्पन्न हुआ, ये सही जवाब है। तो इसका गलत, हमें इसी तरीके से ढूंढना, तो इसका गलत होगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? गिंदड़ नृत्य, डांडिया नृत्य, बम नृत्य या अग्नि नृत्य। तो इसका सही जवाब होगा बम नृत्य। क्वेश्चन नंबर 26 में बम नृत्य, बड़े नगाड़ों की थाप के साथ किया जाने वाला नृत्य बम नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 27, जैसलमेर जिले में पति प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। पति को प्रदेश जाने पर उसको वियोग में गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं जोरावा। जैसलमेर क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत जोरावा कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सीठने हैं, सीठने क्या है? श्रृंगारिक लोकगीत, विरह गीत, पर्वतीय लोकगीत या गाली गीत। तो इसका सही जवाब है गाली गीत। सीठने एक गाली गीत है। पटेलिया बिछियो एवं लालर है, ये क्या? राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोकवाद्य या राजस्थानी लोकनाट्य। तो इसका सही जवाब होगा ये राजस्थानी लोकगीत है। पटेलिया बिछिया एवं लालर राजस्थानी लोकगीत है, ये राजस्थानी आभूषण नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्थानी लोकगीत है।
क्वेश्चन नंबर 30, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? कुआं पूजन के समय, जल झूलने एकादशी के अवसर पर, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, या फिर तीज पूजन के अवसर पर। तो इसका सही जवाब होगा वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। ऑप्शन नंबर सी, जला गीत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा बीकानेर। ये बीकानेर में जो शुष्क क्षेत्रों का वही होगी, तो ये कौन से क्षेत्र है? बीकानेर क्षेत्र में, तो बीकानेर जिले में। निम्नलिखित में से एक खरीफ फसल नहीं है। निम्नलिखित में से एक खरीफ फसल नहीं है, धान, मक्का, बाजरा या चना। तो इसका सही जवाब होगा चना। चना एक खरीफ फसल नहीं है। नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है? नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा कपास। नरमा कपास में ही पाया जाता है। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश की उत्पत्ति क्षेत्र है? किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र? जो बाड़मेर का मालानी क्षेत्र है, वहाँ पर गोवंश की कौन सी उत्पत्ति हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा थारपारकर। मालानी में माल भी नहीं करना है, इसे गलत जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब है थारपारकर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? चक्री के नाम से जाने वाली कौन सी भेड़ है? मगरा, नाली, पुगल या सोनाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब होगा मगरा। जो चक्री नाम से जानी जाती है, उसका नाम है मगरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित पशु नस्ल नहीं है? नागौरी क्या होता है? नागौरी गाय, ये सही है। नाली भेड़ है, शेखावाटी बकरी है, मालपुरी भैंस, इसका गलत जवाब को ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1955, मई 1948, अगस्त 1950 या जून 1952। तो इसका सही जवाब होगा अप्रैल 1955। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सुमेलित नहीं है? कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सुमेलित नहीं है? चमड़ा पार्क अचरोल, स्टोन पार्क धौलपुर, जापानी पार्क नीमराणा या हौजरी पार्क चौपंकी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ये ऑप्शन ए गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में, जोधपुर में इसमें और इसमें भी है। जोधपुर, कोटा, अलवर और श्रीगंगानगर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 4 एग्रो फूड पार्क जोधपुर, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर में। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय कृमि विपणन प्रणाली ई-नैम को किसानों को एक एकीकृत, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 2016। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, 2020 में प्रस्तावित कृषि सुधार कानूनों में से निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक विशेष रूप से कृषि आपूर्ति श्रृंखला में सुधार एवं व्यापारिक स्वतंत्रता के विस्तार हेतु प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा कृषि आपूर्ति श्रृंखला सुधार कानून। ये कानून प्रस्तुत किया गया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PM-KSY के मुख्य उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल है? तो कौन सा तत्व शामिल है? तो इसका सही जवाब होगा जल प्रबंधन एवं सिंचाई सुविधा का व्यापार विस्तार। कृषि में यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है।
नदियाँ और सहायक नदियाँ और इधर नदी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 43। ए राप्ती, राप्ती में सही होती है घाघरा। ए फोर्थ आएगा। बी तीस्ता, तीस्ता की सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र, तो ए आएगा। ऑप्शन नंबर सी हिरण, हिरण किसकी सहायक नदी है? इसमें आएगा नर्मदा सेकंड। और ऑप्शन डी पूर्णा, पूर्णा किसकी बची है पीछे? गोदावरी थर्ड। तो इसका सही जवाब होगा फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जब मुख्य नदी की प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हो और द्वितीय सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हो तो उस प्रतिरूप को कहा जाता है। तो उस प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? जालीनुमा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है? दाहिनी सहायक नदी है, तो इसका सही जवाब हुआ सोन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस राज्य में काकरा पारकर परमाणु विद्युत स्टेशन स्थित है? काकरा पारकर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुजरात। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। 47। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सागौन, सागौन हिमालय की तराई में। देवदार, देवदार ये देवदार हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में, तो बी में फोर्थ होगा। सुंदरी, सुंदरी थर्ड होगा। सुंदरी सुंदरबन होगा। और सिनकोना, सिनकोना का वृक्ष मध्य भारत में स्थित है, तो इसमें D2 होगा। तो इसका सही जवाब होगा A1, B4, C3 और D2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, ये तराई में, इसमें फोर्थ आएगा। बी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, इसमें 3 मध्य गंगा मैदान आएगा। अल्पाइन, अल्पाइन कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ है? सह्याद्री में। तो इसका सही जवाब होगा A4, B3, C1, D2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। RCA, RCI, RCOT मुंबई द्वारा विकसित भारत का पहला नैनो सेल्यूलोज संयंत्र संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये कपास से संबंधित है। 49 में ए इज करेक्ट आंसर। मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा रत्न, रतन। भारत में राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है। ये किसमें की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा। किसके द्वारा जारी की जाती है? उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा। विशाखापट्टनम औद्योगिक किस प्रकार के क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है? विशाखापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा जहाज निर्माण के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। विशाखापट्टनम में जहाज का निर्माण होता है, जहाज़ों का निर्माण किया जाता है। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित किया गया? इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुरा। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुरा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में भैंस की आबादी में कितने प्रतिशत वृद्धि देखी गई है? 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में भैंस की आबादी में कितने प्रतिशत वृद्धि देखी गई है?
तो इसका सही जवाब होगा 5.53%। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस पठार के बीच से बहती है? नर्मदा नदी किस पठार के बीच से होकर बहती है? तो इसका सही जवाब होगा मालवा और सतपुड़ा के पठार से। मालवा सतपुड़ा के पठार से। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कृषि क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कृषि क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 3.8%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कृषि क्षेत्र में प्रमुख वृद्धि चालक कौन से हैं? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कृषि क्षेत्र में प्रमुख वृद्धि चालक कौन से हैं? तो इसका सही जवाब होगा बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में उद्योग क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? उद्योग क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 6.2%। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में उद्योग क्षेत्र में वृद्धि के प्रमुख चालक कौन से हैं? तो इसमें प्रमुख चालक है निर्माण और बिजली क्षेत्र। अब अपने टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सरकार ने उद्योग 4.0 को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका सही जवाब होगा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और स्मार्ट उद्योग केंद्र। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आप अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।